हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम बात करेंगे द रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। देखो, जो रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था ना, ये 3 बार हुआ था। तो जो फर्स्ट रेवोल्यूशन हुआ था वो हुआ था 1905 में। इसे फर्स्ट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है एंड ब्लडी संडे के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये बेसिक सी नॉलेज है, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर 1917 फरवरी में रेवोल्यूशन हुआ। फिर 1917 सेम ईयर अक्टूबर में रेवोल्यूशन हुआ था। तो जो ये अक्टूबर में रेवोल्यूशन हुआ था ना 1917 में, इसे ही रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। और रशिया में मोनार्की अब अबॉलिश हो चुकी थी 1917 में। तो जो लास्ट एम्परर थे वो कौन थे? ये जो बढ़िया सा पोज देकर खड़े हुए हैं, ये कौन है? ये हैं रशिया के राजा। और राजा को रशिया में जार कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अपने यहाँ हिंदी में क्या कहेंगे? एम्परर को राजा कहेंगे, इंग्लिश में एम्परर या किंग कहेंगे। वैसे ही रशिया में राजा को जार कहा जाता है। और इन जार का मतलब, जो ये राजा थे इनका नाम क्या था? निकोलस टू। तो जो रशिया के राजा थे निकोलस टू, ये लास्ट एम्परर थे रशिया के। राइट, इनको मार दिया गया था और इनकी पूरी फैमिली को, इनके नौकर तक को भी मार दिया गया था। ओके, और 1917 तक ही मोनार्की रही थी रशिया में। ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग टू हाउस ऑफ रोमानोव। रोमानोव, ठीक है, रोमानोव डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। तो चलिए अब अपना चैप्टर आगे का शुरू करते हैं। ये तो थी थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज। अब हम वन बाय वन लाइन को बिल्कुल अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे और अच्छे से समझते जाएंगे। तो बड़ा ध्यान से आपने ये चैप्टर सुनना है। फर्स्ट लाइन है ना, इसी में काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट्स दिस सिचुएशन वॉज रिवर्स्ड। कि क्या था ना, कि यूरोपियन स्टेट्स में रशिया में लीस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन थी। तो यहाँ पर देखो, रशिया का नाम नहीं लिखा हुआ है लेकिन इनडायरेक्टली रेफर किया हुआ है। राइट, सो यूरोपियन स्टेट्स में लीस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ था? रशिया में था। अब रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी लो था। सो दैट मीन्स कि कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पर ज़्यादा होती थी? यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी। लगभग 85% एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती थी रशिया में। ठीक है, तो रशिया में ना सिचुएशन रिवर्स हो गई थी। अब देखो किस सिचुएशन की बात हुई है। यहाँ पर आपको सिचुएशन को जानने के लिए ना प्रीवियस चैप्टर पे चलना पड़ेगा। आपको यहाँ से याद होगा कि हमने देखा था 1914 तक सोशलिस्ट जो थे इनकी गवर्नमेंट नहीं बन रही थी यूरोप में। क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो किसके द्वारा चलाई जा रही थी? कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। और सोशलिस्ट्स कौन थे? इनकी आइडियोलॉजी अगर आपको याद हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, लेकिन मैं अभी यहाँ पर बता देती हूँ और आप पॉज करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनकी आइडियोलॉजी क्या थी। तो सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी थी, ये चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी और जो पैसा है वो किसी एक के हाथ में ना रहे बल्कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। राइट, सो 1914 तक सोशलिस्ट ने काफ़ी कोशिश की यूरोप में गवर्नमेंट बनाने की, लेकिन ये सक्सीड नहीं हुए क्योंकि गवर्नमेंट रन हो रही थी बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। लेकिन 1917 में ये सिचुएशन जो थी वो चेंज हो गई थी। कौन सी सिचुएशन? कि अभी तक तो सोशलिस्ट जो थे वो गवर्नमेंट बनाने में सक्सीड नहीं हो रहे थे, लेकिन रशिया में क्या होता है? सोशलिस्ट टुक ओवर गवर्नमेंट इन रशिया। अब सोशलिस्ट जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पर बना लेते हैं, दे टुक ओवर गवर्नमेंट इन रशिया। और ये कब होता है? इट हैपेंड थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। मतलब जो रशिया में अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था 1917 का, उसी टाइम पीरियड में सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया। तो अभी तक तो हमने क्या देखा कि 1914 तक तो सोशलिस्ट सक्सीड ही नहीं हो रहे थे यूरोप में गवर्नमेंट बनाने में, बट रशिया में इनकी गवर्नमेंट बन जाती है एंड मोनार्की फॉल हो जाती है। कब? फरवरी 1917 में। हमने देखा था ना कि 3 बार रेवोल्यूशन हुआ था, एक तो 1905 में, एक 1917 फैब में और एक 1917 अक्टूबर में। तो 1917 फैब में क्या होता है कि जो मोनार्की है वो ओवरथ्रो कर दी जाती है रशिया में। द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। लेकिन जो ये अक्टूबर में 1917 में रेवोल्यूशन हुआ, इसे हम
रशियन रेवोल्यूशन के नाम से बच्चों जानते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान रखनी है। अब हम जानेंगे कि ये कैसे हुआ। वट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया जब रेवोल्यूशन हो रहा था, मतलब जब रेवोल्यूशन रशिया में चल रहा था तो उस टाइम पर रशिया की सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी और ये रेवोल्यूशन कैसे हुआ, इन सब चीज़ों को अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में जानेंगे। ओके। द रशियन एम्पायर इन 1914। अब देखो यहाँ पर ना डेट ध्यान रखना, हम 1914 की बात करेंगे और रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1917 में हुआ था। तो मतलब जो ये बिग रेवोल्यूशन हुआ था फरवरी एंड अक्टूबर में, इससे पहले के रशियन एम्पायर को समझेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर रशियन एम्पायर लिखा है। एम्पायर मतलब समझ रहे हो ना आप कि रशियन मतलब एम्पायर था, बहुत बड़ा था ये उस टाइम पर, और उसमें बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडेड थी, बहुत सारे पार्ट्स इंक्लूडेड थे। आज के टाइम पर तो ये एक देश है, एक कंट्री है, बट उस टाइम पर ये एम्पायर था। ठीक है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना। In 1914, Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. Tsar Nicholas II ये रशिया में रूल कर रहे थे 1914 में। वैसे तो इनका रूलिंग टाइम पीरियड क्या है, फ्रॉम 1894 टू 1917, ये इनका रूलिंग पीरियड है। 1894 में ये रशिया के थ्रोन पर बैठे थे और 1917 तक रशियन थ्रोन पर ये रहे थे। अब यहाँ पर देखो रशिया एंड इट्स एम्पायर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि रशिया एक बहुत बड़ा एम्पायर था, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, इसमें बहुत सारी स्टेट्स इंक्लूडेड थी। आज के टाइम पर भी ये बहुत बड़ा है, बट इतना नहीं जितना पहले था। बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, मॉस्को के आसपास की टेरिटरीज को छोड़कर रशियन एम्पायर में कौन कौन सी स्टेट्स इंक्लूडेड थी, जैसे कि आज के टाइम पर जो फिनलैंड है, लैटविया है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये सब रशियन एम्पायर में इंक्लूडेड थे। एंड रशियन एम्पायर इतना ही नहीं बल्कि ये पैसिफिक तक स्ट्रेच्ड था। और आज के टाइम पर जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जैसे कि जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, ये तीनों ही स्टेट्स आज के टाइम पर सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, बट ये उस टाइम पर 1914 में रशियन एम्पायर में इंक्लूडेड थी। अब देखो आपने यहाँ पर कितनी सारी स्टेट्स के नाम देख लिया। अब इतने सारे नाम याद होने थोड़े से मुश्किल हैं, बट आपको याद करने पड़ेंगे। एक तो आपकी जनरल नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी, और एग्ज़ाम में अगर आप ये लिख कर भी आओगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आपको मिलेंगे। द मेजॉरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। रशिया में जो मेजॉरिटी में रिलीजन था, मतलब किस रिलीजन की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की। ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो है ये कहाँ से आया था, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से। जैसे कि देखो अपने यहाँ भी क्या होता है ना कि एक धर्म में बहुत सारे ऐसे वो होते हैं, सेक्ट होते हैं, तो ऐसे ही क्रिश्चियनिटी के अलग अलग सेक्ट हैं। ठीक है, ये सब मानते क्रिश्चियनिटी को ही हैं, क्रिश्चियंस ही थे, लेकिन सबके अलग अलग सेक्ट थे, अलग अलग बिलीफ थे। और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के अलावा यहाँ पर कैथलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट्स थे, मुस्लिम्स भी थे एंड बुद्धिस्ट भी थे। मतलब और भी रिलीजन के लोग रहा करते थे, लेकिन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी यहाँ पर मेजॉरिटी में थी। और इसके अलावा कैथलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, ये रिलीजन के लोग भी यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कि रशिया में इकोनॉमी एंड सोसाइटी कैसी थी बिफोर रेवोल्यूशन की यहाँ बात करेंगे। ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी के शुरुआत में ही द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियाज पीपल वर एग्रीकल्चरलिस्ट। और ये तो हमने इनिशियल लाइन में ही पढ़ा था कि रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी लो था, सो दैट मीन्स कि यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी। तो यहाँ के जो लोग थे, रशिया के जो लोग थे, वो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, मतलब फार्मर थे, किसान थे। लगभग 85% रशियन एम्पायर की जो पॉपुलेशन थी वो अपने लाइवलीहुड को कैसे अर्न करते थे, एग्रीकल्चर के द्वारा। जैसे कि 100% लोगों में से 85% की जो पॉपुलेशन थी रशिया की, वो लोग अपने लाइवलीहुड को अर्न किया करते थे थ्रू एग्रीकल्चर, मतलब
कल्टीवेशन के द्वारा। कल्टीवेटर्स कौन हो गए? जो कल्टीवेशन करते हैं। कल्टीवेशन का मतलब क्या हुआ? जो फसल वगैरह उगाई जाती हैं, ठीक है। तो ये अपने लाइवलीहुड को कैसे अर्न किया करते थे कि फसल उगाते थे, उसे एक्सपोर्ट करते थे, इनको पैसा मिलता था और ये अपनी ज़िंदगी का जीवन यापन किया करते थे। दिस प्रपोर्शन वॉज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि रशिया में 85% रशियन जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ किया करते थे। तो रशिया को अगर हम अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, स्टेट्स के साथ कंपेयर करें तो रशिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी। जैसे कि अगर रशिया को फ्रांस के साथ एंड जर्मनी के साथ कंपेयर किया जाए तो फ्रांस में लगभग 40% एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी एंड जर्मनी में लगभग 50% एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी। बट वेयर एज रशिया में 85% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ किया करते थे। तो जो ये बहुत बड़ा एम्पायर था, इसमें जो कल्टीवेटर्स होते थे वो इतना ज़्यादा फसल उगा लिया करते थे कि वो अपनी खुद की नीड्स को भी पूरा कर लेते थे एंड मार्केट में बेच भी दिया करते थे ग्रेन्स को, ठीक है। देखो, एक तो क्या था ना कि रशिया की जो पॉपुलेशन थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी और प्रोडक्शन बहुत अच्छी मात्रा में होता था ग्रेन्स का। तो प्रोडक्शन इतना अच्छा होता था कि इनका खुद भी पेट भर जाता था, मतलब खुद की जो नीड्स हैं वो भी पूरी हो जाती थी और ये ग्रेन्स को एक्सपोर्ट भी कर दिया करते थे। सो इसीलिए प्रोडक्शन ज़्यादा होता था तो रशिया वॉज मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन, मतलब रशिया से ग्रेन्स काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किए जाते थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इंडस्ट्रीज वॉज फाउंड इन पॉकेट्स। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ना इन पॉकेट्स, इसका मतलब क्या है कि ये एक फ्रेज है। फ्रेज तब यूज़ किया जाता है जब हम बहुत बड़ी बात को छोटे से शब्दों में कह दें। तो यहाँ पर इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स का मतलब है कि इंडस्ट्रीज़ कुछ ही जगहों पर थी, बहुत ही कम जगहों पर थी, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन था बट कुछ ही जगहों पर था रशिया में, ओके। 85% तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हमने देखी, लेकिन अगर फैक्ट्रीज़ की बात करें, इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वो पॉकेट्स में थी, जिसमें से जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वो आपको पता होने चाहिए। जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं इस टाइम के वो क्या थे? सेंट पीटर्सबर्ग जो बहुत बड़ा शहर था और आज भी बहुत बड़ा शहर है, एंड मॉस्को। ये जो दो बड़े शहर थे वहाँ पर उस टाइम पर, यहाँ पर इंडस्ट्री ओपन की हुई थी, स्टैब्लिश की हुई थी और यहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्क किया जाता था। ऑल्दो जो क्राफ्ट्समैन थे इनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता था। क्राफ्ट्समैन का मतलब क्या हुआ? जो लोग हाथों से काम करते हैं, जैसे कि देखो एक कपड़ा बनाना है, ठीक है, तो वो कपड़ा एक तो फैक्ट्री में बनेगा और दूसरा वो लोग जो उस कपड़े को घर में बैठकर बनाएंगे अपने हाथों से, ठीक है, मैन्युअली जो वर्क करेंगे उन्हें हम क्राफ्ट्समैन कहते हैं, जिनको हम वीवर भी कह सकते हैं। बट क्राफ्ट्समैन जो क्राफ्ट वर्कशॉप में काम किया करते थे, इसके अलावा क्राफ्ट वर्कशॉप के अलावा मतलब फैक्ट्रीज़ भी साथ साथ एग्जिस्ट हो रही थी, मतलब धीरे धीरे फैक्ट्रीज़ जो है वो डेवलप हो रही थी, ओके। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन द 1890s। अब क्या हुआ कि 1890s तक काफ़ी सारी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश हो चुकी थी। अब एक चीज़ बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, हमने बात की फैक्ट्रीज़ की, तो फैक्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल लाया जाता है, जो कच्चा सामान होता है वो लाया जाता है, फिर फैक्ट्रीज़ में यहाँ पर रॉ मटेरियल को मेड अप किया जाता है, बनाया जाता है, और जब सामान बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिर फिनिश्ड गुड्स। तो जो ये रॉ मटेरियल लाना है और जो यहाँ पर सामान बनता है उसे जिसे हम फिनिश्ड गुड्स कहते हैं, इन फिनिश्ड गुड्स को फिर बाहर भी लेकर जाना पड़ता है। तो इसको लाने और ले जाने में किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सो इसीलिए फैक्ट्रीज़ के साथ साथ रशिया में रेलवे नेटवर्क भी एक्सटेंड होता गया, मतलब रॉ मटेरियल को लाना, एक्सपोर्ट करना, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होने लगी थी फैक्ट्रीज़ में। और रशिया में जो दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है वो रशिया में ही है, जिसे कहा जाता है ट्रांस सिबेरियन रेलवे। तो इस टाइम पर 1890s में क्या हुआ था कि बहुत सारी फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गई थी एंड रशियन रेलवे भी एक्सटेंड हो गया था। और जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक्सटेंड हुआ तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होने लगी इन इंडस्ट्रीज़ में,
ओके। और जो कोल प्रोडक्शन था वो डबल हो गया था। अब कोल प्रोडक्शन डबल हुआ एंड आयरन और स्टील का जो प्रोडक्शन था वो क्वाड्रुपल्ड हो गया, मतलब वो 4 गुना बढ़ गया। एक तरफ तो हम क्या देख रहे हैं कि कोल 2 गुना बढ़ता है, दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि आयरन और स्टील की डिमांड और इसका प्रोडक्शन इतना हुआ कि ये 4 गुना फैक्ट्रीज में बढ़ गया था। बाय द 1900 in some area फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि क्राफ्ट्समैन ज़्यादा थे, इनका प्रोडक्शन ज़्यादा था, बट 1890s तक आते आते फैक्ट्रीज काफ़ी सारी सेटअप हो गई थी और 1900 तक तो ये हुआ कि जो कोल आयरन का प्रोडक्शन था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि अब क्राफ्ट्समैन एंड जो वर्कर थे फैक्ट्री में काम करने वाले, इनकी संख्या इक्वल हो गई थी। मतलब एक तरफ जो क्राफ्ट्समैन 10 थे या 100 लोग थे, वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री वर्कर्स भी 100 हो गए थे, मतलब इक्वल इन नंबर हो गए थे, राइट। पहले तो क्या था कि क्राफ्ट्समैन ज़्यादा थे, अब क्राफ्ट्समैन के साथ साथ फैक्ट्री वर्कर्स भी इक्वल नंबर में बढ़ने लगे थे। ओके। मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। देखो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ जो है वो काफ़ी स्टैब्लिश हो गई थी। अब जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने लगी थी, अब बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है, मतलब जिन्हें हम कहते हैं कैपिटलिस्ट, जिनके पास खूब सारा पैसा है। ओके। अब ये जो इंडस्ट्रीज़ होती थी ये इन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी और ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे के लिए काम कराया करते थे वर्कर से। अब मैं यहाँ पर ना आपको कार्ल मार्क्स की थ्योरी फिर से याद दिला देती हूँ। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, जिनके पास खूब सारा पैसा है, जिन्हें हम कैपिटलिस्ट भी कहते हैं, ये लोग अपनी इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में और फैक्ट्री में जो प्रॉफिट होता है, जो प्रोडक्शन होता है ना, ये वर्कर्स के द्वारा होता है। तो अभी हमने क्या देखा था अबव पैराग्राफ में कि क्राफ्ट्समैन के अलावा एक और वर्किंग क्लास जो है वो अब स्टैब्लिश होने लगी थी, दैट वाज फैक्ट्री वर्कर्स। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि रशिया में ना धीरे धीरे वर्किंग क्लास डेवलप हो रही थी, अलग अलग तरीके की वर्किंग क्लास डेवलप हो रही थी। सो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो थी वो काफ़ी सारे कैपिटलिस्ट की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, लेकिन फिर भी इन पर गवर्नमेंट सुपरवाइज करती थी। जैसे कि ये बहुत बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ होती थी ना, इन पर गवर्नमेंट ने अपने कुछ फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स लगा रखे थे ताकि ये इंश्योर किया जाए कि जो वर्कर्स हैं इनको मिनिमम वेजेस मिले, एटलीस्ट इनको इनके काम की तनख्वाह मिले जो वर्कर्स हैं, और जो वर्कर का वर्किंग आवर है वो लिमिटेड हो, मतलब जो काम की पाली है वो लिमिटेड होनी चाहिए और उस हिसाब से उन वर्कर्स की वेजेस होनी चाहिए, सैलरी होनी चाहिए। इस चीज़ को गवर्नमेंट सुपरवाइज किया करती थी लार्ज फैक्ट्रीज़ पर। सो इसके लिए बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स भी लगा रखे थे जो इन चीज़ों को सुपरवाइज किया करते थे गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन फिर भी ऐसे रूल्स ब्रेक डाउन हो जाया करते थे, क्योंकि जो ये कैपिटलिस्ट थे, एक तो देखो पैसा बोलता है, ये वाली बात है यहाँ पर कि जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, ये इनसे एक तो ढेरों आवर्स के लिए काम कराया करते थे, मतलब इनका वर्किंग आवर्स इतना ज़्यादा था और इनसे खूब सारा प्रॉफिट भी लिया करते थे। लेकिन प्रॉफिट में जो पैसा आता था ना वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट की जेब में जाता था। ऑन द अदर हैंड जो ये कैपिटलिस्ट हैं ना तो ये अपने वर्कर्स के वेलफेयर में पैसा लगाते थे, ना इनकी हेल्थ का ध्यान रखा करते थे। अब देखो यहाँ पर ना दो चीज़ों का कंपैरिजन दिया गया, एक तो क्राफ्ट्समैन का और एक फैक्ट्री वर्कर्स का। तो देखो जो क्राफ्ट्समैन स्मॉल वर्कशॉप में काम किया करते थे, क्राफ्ट्स यूनिट्स में काम किया करते थे, तो इनका वर्किंग आवर्स कितना था, इनका जो वर्किंग डे था ना वो लगभग 15 घंटे एक्सटेंड हो जाया करता था, ठीक है, क्योंकि ये तो एक स्मॉल यूनिट में काम किया करते थे। बट वेयर एज फैक्ट्रीज़ की बात करें ना, तो फैक्ट्रीज़ में क्या था कि 10 से 12 घंटे काम कराया जाता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सुनने में तो लगेगा कि अरे यहाँ पर तो क्राफ्ट्समैन जो है वो ज़्यादा देर काम कर रहे हैं, तो जाती तो इनके साथ हो रही है। नहीं, इनके साथ नहीं हो रही, बल्कि फैक्ट्री वर्कर्स के साथ होती थी, क्योंकि फैक्ट्री वर्कर्स की जान भी तो डेंजर में होती है ना, मतलब ये डेंजरस तरीके से काम करते हैं ना। और ये लोग फैक्ट्री में काम करते थे 10 से 12 घंटे। लेकिन क्राफ्ट्समैन क्या होते हैं ना कि ये लोग या तो इनका खुद का अपना काम होता था, ठीक है, तो जब ये बैठते थे काम करने तो ये 15 घंटे निकाल दिया करते थे। ये लोग या तो क्राफ्ट यूनिट में काम किया करते थे क्राफ्ट्समैन, या किसी स्मॉल वर्कशॉप में जाकर काम किया करते थे, या अपने घर से काम किया करते थे, तो इनका टाइम एक्सटेंड हो जाया करता था। लेकिन
वेयर एज जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स थे वो डेंजरस सिचुएशन में भी काम करते थे और 10 से 12 घंटे इनसे काम निकलवाया जाता था। और देखो कोल, आयरन और स्टील इन फैक्ट्रीज में काम करना आसान बात नहीं है और इस हिसाब से इनको फिर पैसा भी नहीं दिया जाता था। तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट सुपरवाइज करती थी, लेकिन फिर भी ये जो रूल्स थे ये ब्रेक हो जाया करते थे। Accommodation varied from rooms to डॉर्मिटोरीज। अकोमोडेशन मतलब जो रहने का स्थान था वर्कर्स का, उनके लिए रूम्स भी होते थे एंड डॉर्मिटोरीज भी होती थी। डॉर्मिटोरीज का मतलब क्या होता है, जहाँ पर ना ऐसे देखो यहाँ पर ये देख रहे हो लार्ज बेड लगा दिए जाते हैं, लार्ज बेडरूम को कहा जाता है डॉर्मिटोरीज। ठीक है, जैसे कि हॉस्टल वगैरह में भी ऐसा ही होता है, अगर आपने देखा हो तो कभी। वर्कर्स वर अ डिवाइडेड सोशल ग्रुप्स। देखो वर्कर्स के बीच में भी ना डिवीज़न था। किस तरीके का डिवीज़न था, कुछ वर्कर्स अपने आप को एरिस्टोक्रेट मानते थे और अदर वर्कर्स को इन्फीरियर मानते थे अपने से। मतलब कुछ वर्कर्स तो अपने आप को बड़ा साहब मानते थे एंड दूसरे वर्कर्स को अपने से नीचा मानते थे। सो उसी बेसिस पर इनके बीच में डिवीज़न था। और अब डिवीज़न के रीज़न देखते हैं, बेसिस देखते हैं कि किन बेसिस पर वर्कर्स के बीच में डिवीज़न था। सबसे पहला है विलेज एंड सिटीज़ के बेसिस पर। देखो कुछ वर्कर्स ऐसे थे जो अपने विलेजेस से, अपने गांव से स्ट्रॉन्ग लिंक्स बनाए हुए थे। मतलब इनको अपने गांव आना जाना पसंद था, अपने गांव से गहरे संबंध बनाए हुए थे। और कुछ जो वर्कर्स थे वो शहरों में, सिटीज़ में परमानेंटली सेटल डाउन हो गए थे। तो अब हमें क्या देखने को मिला कि रेजिडेंस के बेसिस पर, मतलब विलेज एंड सिटीज़ इन दोनों के बेसिस पर वर्कर्स में डिवीज़न था। दूसरा है वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल्स। स्किल्स का मतलब होता है दक्षता, कि किसके काम में कितनी ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत है। अ मेटल वर्कर ऑफ सेंट Petersburg recalled metal workers considered themselves aristocrat among other workers। देखो पीटरबर्ग, सेंट पीटरबर्ग एक बहुत बड़ा शहर था और ये एक इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया था। यहाँ पर जो मेटल वर्कर्स थे ना वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट मानते थे दूसरे वर्कर्स से। ठीक है, अपने आप को साहब मानते थे एंड दूसरे वर्कर्स को अपने से नीचा मानते थे। क्यों? क्योंकि ये कहते थे कि जो इनका ऑक्यूपेशन है, मतलब जो मेटल वर्कर्स का ऑक्यूपेशन है ना, इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। वेयर एज ये कहते थे कि जो अदर वर्कर्स है ना उनके वर्क में ना तो ट्रेनिंग की ज़रूरत, ना स्किल्स की ज़रूरत, उनको ना किसी चीज़ को समझने की ज़रूरत। मतलब उनका काम बहुत आसान है, लेकिन मेटल वर्कर्स का काम बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर माना करते थे, एरिस्टोक्रेट माना करते थे। ओके तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये तो हमने दो रीज़न देखे। पहला क्या था कि कुछ वर्कर्स विलेजेस से गहरे संबंध बनाए हुए थे एंड अदर वर्कर्स सिटीज़ में परमानेंटली रहते थे। दूसरा हमने स्किल के बेसिस पर डिवीज़न देखा कि मेटल वर्कर्स जो थे वो अपने आप को ज़्यादा साहब मानते थे, एरिस्टोक्रेट मानते थे एंड दूसरे वर्कर्स को अपने से नीचा मानते थे। क्यों? क्योंकि ये कहते थे कि हमारे वर्क में ज़्यादा ट्रेनिंग एंड स्किल की डिमांड होती है। और तीसरा हमें डिवीज़न देखने को मिलता था जेंडर बेसिस पर। जो विमेन थी ना ये भी फैक्ट्रीज़ में काम करती थी। तो विमेन कितनी प्रतिशत थी जो फैक्ट्रीज़ में काम करती थी बच्चों? ये ध्यान रखना है, 31%। ठीक है, तो ये जो है ये काम किया करती थी विमेन और इनको बहुत ही कम पैसा दिया जाता था एज कंपेयर टू मैन। मतलब विमेन को बहुत ही कम वेजेस दिए जाते थे। अब देखो जैसे कि सपोज करो यहाँ पर कोल में काम हो रहा है और सेम काम मैन के द्वारा किया जा रहा है, वही सेम काम विमेन के द्वारा किया जा रहा है। अब अगर इस आदमी को 50 रुपये मिलते हैं इस काम के, तो विमेन को उसके बदले 15 रुपये दिए जाते थे। मतलब इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन एंड इतनी ज़्यादा वेजेस में डिस्पैरिटी थी। मतलब विमेन को बहुत इन्फीरियर देखा जाता था। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी कि जो विमेन है वो 31% फैक्ट्रीज में काम किया करती थी बाय 1914 और इनको मैन के कंपेयर में बहुत कम पैसा दिया जाता था। बिटवीन हाफ, या तो मतलब आदमी को जितना वेजेस दिया जा रहा है उससे हाफ जैसे कि 25, या फिर इसका भी 3/4 मतलब 50 का भी 3/4 पैसा दिया जाता था विमेन को। तो सोचो कितनी ज़्यादा डिस्पैरिटी थी। डिवीज़न अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स टू।
अब फोर्थ जो डिवीज़न था वो पहनावे के बेसिस पर था। मतलब जो ये मेटल वर्कर्स थे, जैसे अपने आप को ये सुपीरियर मानते थे, तो मे बी अपने आप को अच्छा खासा ड्रेस्ड अप करके रखते होंगे, इनके अपने मैनर्स थोड़े से वैसे होंगे, बोल चाल और इनका रहने पहनने ओढ़ने का तरीका अदर वर्कर्स से ज़्यादा अच्छा होगा। सो पहनावे के तौर पर भी यहाँ पर वर्कर्स में एक डिवीज़न देखने को मिला। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशंस, कुछ वर्कर्स ने एसोसिएशन बना रखे थे, मतलब ऐसा कुछ संगठन वगैरह बना रखे थे। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि जो दूसरे वर्कर्स हैं जब वो अनएम्प्लॉयड हों, मतलब उनके पास जब कोई पैसा ना हो, नौकरी ना हो, फिनेंशियल कंडीशंस उनकी ख़राब हो, या फिनेंशियली तौर पर जब कोई वर्कर हार्डशिप से गुजर रहा हो, तो ये जो एसोसिएशन के वर्कर्स थे ना, ये उनकी हेल्प किया करते थे। बट ऐसे जो एसोसिएशन थे वो बहुत ही कम थे। ठीक है, तो एक तरफ हम क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखो इंसानियत भी देखने को मिलती है, कि मतलब कुछ एक हमें वर्कर्स के एसोसिएशन भी देखने को मिलते हैं जो अपने ही वर्ग के लोगों की हेल्प किया करते थे। जैसे कि अगर कुछ वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो गए, उनके हाथ से नौकरी चली गई, या फिर फिनेंशियल हार्डशिप से अगर वो गुजर रहे हों, तो ये जो एसोसिएशंस के वर्कर्स थे, ये मतलब जो वर्कर्स एसोसिएशन थी ना, ये लोग इनकी हेल्प किया करते थे अपने ही वर्ग के लोगों की। डिस्पाइट डिविजन्स, देखो अभी हमने डिविजन्स देखे और डिविजन्स के हमने रीज़न भी देखे कि किन किन बेसिस पर वर्कर्स के बीच में डिवीज़न होता था। इतना डिवीज़न होने के बावजूद भी ये वर्कर्स स्ट्राइक करते टाइम यूनाइट हो जाया करते थे। मतलब जब इनको हड़ताल करनी होती थी ना, ये वर्कर्स एक दूसरे का साथ दिया करते थे विदाउट एनी डिविजन्स और डिस्पैरिटी कीपिंग इन देयर माइंड। मतलब ये वर्कर्स एट द एंड क्या करते थे, अपने वर्ग के लोगों के लिए खड़े रहा करते थे। और ये स्ट्राइक कब किया करते थे? when they disagreed with employers about the dismissals और work conditions। मतलब जो एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर्स कौन हो गए? जो इनको नौकरी देते हैं, जो इनके ऊपर मालिक हैं। तो जब इन वर्कर्स की एम्प्लॉयर्स के साथ किसी बात पर बहसबाजी हो जाती थी, या फिर किसी वर्कर को डिसमिसल कर दिया जाता था, काम से बर्खास्त कर दिया जाता था, या निकाल दिया जाता था, या किसी भी वर्कर की वर्किंग कंडीशन जब ख़राब होती थी, तो ऐसे टाइम पर ये वर्कर्स एक साथ खड़े हो जाते थे एंड एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट स्ट्राइक किया करते थे। ठीक है, सो यहाँ पर हम एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि देखो वर्कर्स एक दूसरे के साथ खड़े रहा करते थे, वो बात सही है, लेकिन ये देखो कि ये लोग एट्रोसिटीज़ को सहन नहीं करते थे। मतलब इनके साथ अगर अत्याचार होता था, ये सारे के सारे यूनाइट हो जाते थे और हड़ताल करने लगते थे। अब ऐसी जो हड़तालें हैं ना, वो ज़्यादातर कहाँ देखी गई? एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखी गई ड्यूरिंग 1896 टू 1897, और इसी के साथ साथ मेटल इंडस्ट्रीज़ में ड्यूरिंग 1902 में देखी गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, मेटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंटली ऐसी जो स्ट्राइक्स थी वो चलती ही रहती थी। इन द कंट्री साइड, गाँव की अगर हम बात करें तो गांव के एरियाज़ में जो पेजेंट्स थे, जो किसान थे, वो लैंड्स पर कल्टीवेशन किया करते थे। मतलब वो खेती बाड़ी किया करते थे, ज़मीनों पर फसल वगैरह उगाया करते थे। वेयर एज अगर नोबिलिटी की बात करें, क्राउन की बात करें, मतलब जो राजा और जो राजा की फैमिली के लोग होते थे, एंड जो ऑर्थोडॉक्स चर्च के लोग होते थे, इन लोगों के पास लार्ज प्रॉपर्टी होती थी। और इसी तरीके से जैसे हमने वर्कर्स का डिवीज़न पढ़ा, वैसे ही पेजेंट्स के बीच में भी डिवीज़न था। अब जिन पेजेंट्स की हम बात कर रहे हैं जो खेती बाड़ी किया करते थे, इनके बीच में भी डिवीज़न था, और हमने वर्कर्स का डिवीज़न यहाँ पर ऊपर पढ़ लिया है। अब हम पेजेंट्स का डिवीज़न देखते हैं कि इन किसानों के बीच में कैसा डिवीज़न था। दे वर ऑल्सो, मतलब वो सभी जो पेजेंट्स थे वे डीपली रिलीजियस थे, मतलब काफ़ी धर्म में ये लोग अपना विश्वास रखते थे। बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। लेकिन ये जो पेजेंट्स थे ना, ये जो किसान थे, ये लोग कुछ ही अगर केसेस को छोड़े, कुछ ही मामलों को छोड़ें, तो ये बहुत सारे केसेस में नोबिलिटी पीपल की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उनकी कोई इज्जत नहीं किया करते थे ये लोग। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये पेजेंट्स जो थे, ये नोबिलिटी को रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया करते थे? देखो रीज़न ये था कि जो ये नोबल्स थे ना, दे गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार। मतलब ये जो नोबल पर्सन थे ना, इनकी जो पावर एंड पोजीशन थी वो सिर्फ और सिर्फ जार की वजह से थी। मतलब जो रशिया का राजा हुआ करता था, उन्होंने ही नोबल्स को
पावर दी हुई थी, पैसा दिया हुआ था, एक ओहदा दिया हुआ था, ठीक है। अदरवाइज जो ये नोबल्स थे, इनको पावर और पोजीशन वो लोकल पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं मिली। लोकल पॉपुलैरिटी का मतलब क्या है, जो समाज में रहने वाले कॉमन पीपल हैं वो, उन्होंने नोबल्स को किसी भी तरीके का ओहदा नहीं दिया हुआ था, ना ही नोबल्स इतने पॉपुलर थे लोकल या कॉमन पीपल में। लेकिन नोबल्स को जो पावर, पैसा, प्रॉपर्टी, ओहदा, ठीक है, वो सब जो दिया गया था ना, वो एक जार के द्वारा, एक राजा के द्वारा दिया गया था। इसी वजह से जो किसान थे वो नोबल्स को रिस्पेक्ट नहीं किया करते थे, क्योंकि नोबल्स ने कुछ ऐसा काम भी नहीं किया था जिनकी वजह से इनको लोकल पीपल के द्वारा रिस्पेक्ट दी जाए। सो दिस वॉज अनलाइक फ्रांस, वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटेनी पेजेंट्स रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फोर्ट फॉर देम। अब देखो, रशिया में तो हम ये देख रहे हैं कि जो पेजेंट्स हैं वो नोबल्स के रिस्पेक्ट नहीं करते थे, ठीक है, वो नोबल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि जो ज़ार था वहाँ का, मतलब जो राजा था, उन्होंने ही नोबल्स को पावर एंड पोजीशन दी हुई थी। और होता भी यही है कि नोबल्स को जो जो जागीरदारी दी जाती है, जो पैसा, पावर होता है, वो राजा के द्वारा ही दिया जाता है। लेकिन फ्रांस में हम क्या देखते हैं, रशिया से बिल्कुल उल्टा। फ्रांस में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ब्रिटेनी में, दैट इज़ अ प्लेस, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो पेजेंट्स थे ये नोबल्स की रिस्पेक्ट भी करते थे, एंड उनके लिए, नोबल्स के लिए ये वर्कर लड़ा भी करते थे। मतलब जो ये पेजेंट्स थे ना, ये लड़ा भी करते थे, ये किसान नोबल्स के रिस्पेक्ट भी करते थे, इनके लिए लड़ते भी थे। इन रशिया पेजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ नोबल्स टू बी गिवन टू देम। लेकिन रशिया में जो किसान थे वो चाहते थे कि जो ये नोबल्स के पास ज़मीन है वो इन्हें दे दी जाए। मतलब किनको दे दी जाए, किसानों को दे दी जाए। फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज्ड टू पे रेंट। और यहाँ पर देखो, ये जो पेजेंट्स थे ना रशिया में, ये लोग बिल्कुल भी नोबल से नहीं डरते थे, ना तो ये पे किया करते थे रेंट वगैरह। इनफैक्ट ये अपने लैंड लॉर्ड्स को ही, लैंड ओनर्स को ही मार दिया करते थे। मतलब ये लोग नहीं डरते थे, ना ही बिल्कुल इज्जत किया करते थे इनकी। इन 1902 दिस अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रशिया, एंड साउथ रशिया में 1902 में ये लार्ज स्केल पर देखा गया। मतलब ये मर्डर लैंडलॉर्ड का लार्ज स्केल पर देखा गया। एंड इन 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर द रशिया। और ऐसे इंसिडेंट 1905 तक आते आते और ज़्यादा फैलते गए और ज़्यादा बढ़ते गए। तो अभी हमने यहाँ पर फ्रांस एंड रशिया, इन दोनों में पेजेंट्स का एक डिफरेंस देखा। रशिया में वेयर एज हम क्या देख रहे हैं कि जो किसान थे ये नोबल पीपल, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट खड़े हो जाते थे। लैंडलॉर्ड्स कौन है, लैंडलॉर्ड्स भी तो अरिस्टोक्रेट ही हो गए, जिनके पास खूब सारी ज़मीनें हैं बड़ी बड़ी, ये भी तो नोबल पर्सन हो गए। एंड ये जो फ्रांस के लोग थे, जो फ्रांस के किसान थे, ये लोग नोबल्स की रिस्पेक्ट किया करते थे, इनफैक्ट इनके लिए लड़ा करते थे। बट वेयर एज जो रशियन पेजेंट्स थे, ये लोग ना तो इन लैंडलॉर्ड्स को रेंट पे किया करते थे और इनफैक्ट इनका मर्डर भी कर दिया करते थे। एंड धीरे धीरे ये जो ऐसे इंसिडेंट थे ये 1905 तक आते आते पूरे रशिया में फैल गए थे। देखो, अभी तो हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में ये देखा था कि रशियन पेजेंट्स किस तरीके से फ्रेंच पेजेंट से अलग हैं। अब हम जानेंगे कि रशियन पेजेंट्स किस तरीके से या किस लहजे से यूरोपियन पेजेंट से अलग थे। देखो, रशियन पेजेंट्स जो थे, इनको हिंदी में कहा जाता है रूसी किसान, ठीक है, वो किसान जो रशिया से बिलोंग करते थे। अब ये जो किसान थे ना, ये क्या करते थे, दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली का मतलब होता है समय समय पर। पुल्ड देयर लैंड का मतलब होता है ये अपनी ज़मीनें एक साथ इकट्ठी कर लिया करते थे। तो ये जो रशियन पेजेंट्स थे ना, ये समय समय पर अपनी ज़मीनों को एक साथ इकट्ठी कर लेते थे और इन ज़मीनों को ये अपने कम्यून को दे देते थे। और ये कम्यून को मीर कहा जाता है। और कम्यून क्या होती है, कम्यून ना एक सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटी होती है पेजेंट्स हाउस होल्ड की, ठीक है। इसमें कुछ काउंसिल्स होते हैं, हेड होता है, ओके, और इनको इलेक्ट किया जाता है, राइट। अब ये जो पेजेंट्स हैं ना, रशियन पेजेंट्स, ये अपनी ज़मीनों को इन कम्यून को सौंप दिया करते थे। सो दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कॉमन ओनरशिप होती थी, ओके। अब ये जो ज़मीनें हैं, जब ये कम्यून को दे दी जाती थी ना, तो ये कम्यून टाइम टाइम पर इंडिविजुअल फैमिलीज़ की नीड्स के अकॉर्डिंग उनमें ज़मीन बांटा करते थे, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि प्राइवेट ओनरशिप नहीं है बल्कि कॉमन ओनरशिप है लैंड्स पर,
ओके और इंडिविजुअल फैमिलीज़ की नीड्स के अकॉर्डिंग उनको ज़मीन दे दी जाती है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, फिर समझ आएगा। एक गांव है, उस गांव में 100 परिवार रहते हैं। 100 परिवारों में से एक परिवार ऐसा है जिसमें 10 फैमिली मेम्बर है, एक ऐसा है जिसमें 15 है, एक ऐसा है जिसमें 5 फैमिली मेम्बर हैं। तो अब ये जो कम्यून है ना, ये क्या करेगा, ये इंडिविजुअल फैमिली की नीड देखेगा कि नीड किसको ज़्यादा है ज़मीन की। तो यहाँ पर जो 15 लोग रहते हैं एक घर में, इनको ज़मीन की नीड ज़्यादा होगी, तो इनको लैंड का प्रतिशत ज़्यादा मिल जाएगा, इनको ज़्यादा बीघा ज़मीन मिल जाएगी। 5 को उसके मुकाबले कम मिलेगी, 10 को 15 के मुकाबले कम मिलेगी, बट 5 के मुकाबले ज़्यादा मिलेगी। सो यहाँ पर जो ये कम्यून है ना, ये क्या करते हैं, ये इंडिविजुअल फैमिली की आवश्यकता के अकॉर्डिंग ज़मीनों को बांट देते हैं। ठीक है। सो इस तरीके से भी रशियन पेजेंट्स अदर यूरोपियन पेजेंट्स से डिफरेंट थे। ओके यहाँ पर जो हमारा आज का जो टॉपिक है ना, ये कंप्लीट करते हैं। जो आगे वाला पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। एंड मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम दोनों पर ही जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।